वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन वेक्टर अलजेब्रा। पिछले लेक्चर में हमने कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेसेस की बात करी। फिक्स करते हैं V एज द सेट ऑफ ऑल द टू डिमेंशनल वेक्टर्स या ऑल द थ्री डिमेंशनल वेक्टर्स। और अगर हमारे पास दो सबस्पेसेस हैं U एंड W ऑफ V, तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री तब बोलेंगे जब सबसे पहले एग्जॉस्शन की कंडीशन यानी कि U और W टुगेदर एग्जॉस्ट V इन दिस सेंस कि U प्लस W इज V। रिकॉल U प्लस W क्या है? U प्लस W इज U प्लस W इज दिस, वो सारे वेक्टर्स जो सम ऑफ समथिंग इन U एंड समथिंग इन W के तौर पर लिखे जा सकते हो। ठीक है, तो पहली कंडीशन है कि एग्जॉस्ट हो जाए पूरा V यूजिंग U एंड W, और दूसरी कंडीशन है नॉन वेस्टफुलनेस कंडीशन। ठीक है, और फिर हमने एक यूनिक डिकॉम्पोजिशन थ्योरम देखा था इससे संबंधित कि अगर U एंड W आर कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेसेस ऑफ V, तो हर वेक्टर को यूनिकली लिखा जा सकता है एज अ सम ऑफ वेक्टर इन U एंड अ वेक्टर इन W। ओके, और पिक्टोरियली दिस वाज वेरी सिंपल। टू डिमेंशंस में दो टाइप वन सबस्पेसेस कब कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं? प्रिसाइसली जब वो डिफरेंट होती हैं, राइट। टू डिमेंशनल सेटिंग में जब V इज ऑल द टू डिमेंशनल वेक्टर्स, तो हमने देखा कि दो टाइप वन सबस्पेसेस कॉम्प्लीमेंट्री कब होती हैं? एग्जैक्टली जब वो डिस्टिंक्ट होती हैं। उसी तरीके से थ्री डिमेंशंस में एक एक्सरसाइज थी वगैरह वगैरह, वो सब मैं रिकॉल नहीं कर रहा हूँ। ऑल राइट, some problems for practice, and now let us get started। तो आज हम करने क्या वाले हैं? आज हम ऑर्थोगोनैलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। ऑर्थोगोनैलिटी जस्ट एक पर्यायवाची है परपेंडिकुलैरिटी का। प्लेन में या स्पेस में हम परपेंडिकुलैरिटी का नोशन जानते हैं। अगर हमारे पास दो लाइंस हैं प्लेन में, तो हम जानते हैं उन्हें कब परपेंडिकुलर बोलना है। सिमिलरली स्पेस में, पर स्पेस हम जनरली स्टडी नहीं करते हैं हाई स्कूल लिटरेचर में, पर कोई बात नहीं, इंट्यूटिवली हमें पता है परपेंडिकुलैरिटी का मतलब क्या है। ये भी दिखना चाहिए कि ये नोशन वेक्टर्स में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर दो वेक्टर्स हैं और उन्हें एक बार डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट्स की तरह इमेजिन करें, तो दिख रहा है पिक्चर से कि कम से कम इन दोनों वेक्टर्स को शायद परपेंडिकुलर बोलना चाहिए या ऑर्थोगोनल बोलना चाहिए। पर अगर ये दोनों वेक्टर्स लिए जाएँ तो इन्हें ऑर्थोगोनल नहीं बोलना चाहिए इंट्यूटिवली, ह्यूरिस्टिकली। तो प्रिसाइज डेफिनेशन हमें देनी है कब हम इन्हें ऑर्थोगोनल बोलेंगे और कब नहीं बोलेंगे, और वो डेफिनेशन भी एकदम क्लियर है। बेसिकली एक पॉइंट फिक्स कर लें एक बार, मान लें टू डिमेंशनल सेटिंग में चल रहे हैं, E इज़ द यूक्लिडियन प्लेन, V इज़ ऑल द टू डिमेंशनल वेक्टर्स। तो हमारे पास एक डिक्शनरी है बिटवीन E एंड V। एक बार पॉइंट फिक्स कर लिया O, तो हमारी डिक्शनरी ये है, कई बार हम ये देख चुके हैं। तो अब कोई भी वेक्टर हो, हम उसे एक पॉइंट इन द यूक्लिडियन प्लेन की तरह सोच सकते हैं। तो अगर कोई वेक्टर लिटिल a है दैट करस्पॉन्ड्स टू अ पॉइंट A, एंड कोई वेक्टर लिटिल b है दैट करस्पॉन्ड्स टू अ पॉइंट B, राइट। तो ये उनके ज्योमेट्रिक काउंटर पार्ट्स हो गए। कैपिटल A एंड कैपिटल B आर दी ज्योमेट्रिक काउंटर पार्ट्स ऑफ दीज वेक्टर्स। और अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा तो हम कह देंगे ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं, और नहीं होगा तो हम कहेंगे ऑर्थोगोनल नहीं है। एसेंशियली आइडिया यही है पूरे डिस्कशन का, पर हमें एकदम प्रिसाइसली सब कुछ बोलना है। ओके, सो रिकॉल करते हैं। शुरू में हम थोड़ी ज्योमेट्री करेंगे, वेक्टर्स पर बाद में आएंगे। परपेंडिकुलैरिटी पहले प्लेन में एक बार देख लेते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज, एक लाइन है प्लेन में और एक पॉइंट है जो कि लाइन पर नहीं है। हमें मान लीजिए ड्रॉ करनी है वो लाइन जो P से पास होती है और L के परपेंडिकुलर है। रूलर और कंपास हमारे पास हैं, तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि दो आर्बिट्ररी पॉइंट्स इस लाइन पर चुन लें। मान लीजिए ये दोनों पॉइंट्स चुन लिए गए। अब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कर दिया, और अब क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे विद दिस एज द सेंटर एंड दिस एज द रेडियस, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और एक सर्कल बनाएंगे विद दिस एज द सेंटर एंड दिस एज द रेडियस, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। और फिर इंट्यूटिवली दिखना चाहिए कि ये जो लाइन बनेगी, दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन L। तो ये हमने दो सर्कल्स बना लिए, और बाय द सिमेट्री ऑफ द सिचुएशन, आर्ग्यू हम ठीक से करेंगे, पर बाय द सिमेट्री ऑफ द सिचुएशन दिखना चाहिए कि इस लाइन के अबाउट सब कुछ सिमेट्रिक है। जो ऊपर वाली चीज़ है पूरी, वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है इस लाइन के अबाउट। इस वजह से अगर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ा जाए तो जो लाइन मिलेगी वो इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, राइट। और आई थिंक हाँ, ये लाइन मैंने बनाई हुई है। और क्यों है ये परपेंडिकुलर, इसको आर्ग्यू भी कर देते हैं। सिमेट्री से आर्ग्यू मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि सिमेट्री का क्या मतलब है। आर्ग्यूमेंट ये है कि
जस्ट कंसिडर दीज ट्रायंगल्स। ये वाला हमने ट्रायंगल कंप्लीट किया और ये कंप्लीट किया, बेसिकली इन दोनों को जोड़ा और इन दोनों को जोड़ा, और अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, मार्क कर लेते हैं। ये बराबर क्यों है? क्योंकि ये सेंटर था सर्कल का और ये सर्कल हमने बनाया था उसको सेंटर ले करके, तो हर पॉइंट जो इस सर्कल पे चुना जाएगा वो सेंटर से तो बराबर दूरी पर होगा, इस वजह से ये और ये बराबर हैं, उसी वजह से ये और ये बराबर हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि साइड साइड और साइड, ये वाली साइड कॉमन है, तो वो बराबर हो गए, उस वजह से ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं और ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं। करेक्ट, तो चलो वो भी मार्क कर लेते हैं, ये और ये बराबर और ये दोनों बराबर। ऑल राइट, और अब हम साइड एंगल साइड कर सकते हैं, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। राइट, ये साइड बराबर, ये एंगल बराबर, और ये साइड कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर, दैट्स इट। अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर आ गए तो दोनों को ही 90 होना पड़ेगा। एक्चुअली 90 डिग्री की परिभाषा ही वही होनी चाहिए। 90 डिग्री की परिभाषा है वो एंगल सच दैट ये और ये बराबर हो, वो एंगल जो स्ट्रेट एंगल को दो बराबर भागों में बांटता हो, उस एंगल को 90 डिग्री या राइट एंगल बोलना चाहिए। 90 डिग्री तो एक हमने उसको मेजर असाइन कर दिया, right angle is just half of the straight angle. That is the geometric way of looking at it. Okay, so just basic high school level plane geometry. पर 3 dimension में क्या है? 3 dimension में भी हम जानते हैं दो लाइंस को परपेंडिकुलर बोलने का क्या मतलब है। मान लीजिए दो लाइंस हैं स्पेस में, और मान लेते हैं एक बार वो दोनों इंटरसेक्टिंग है, तो कब हम उन्हें परपेंडिकुलर बोलेंगे? वेल, अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो देर इज़ अ यूनिक प्लेन विच कंटेन्स बोथ ऑफ देम। ये एक एक्सियम है 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री का, कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो एक अकेला प्लेन, दो डिस्टिंक्ट लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है तो एक यूनिक प्लेन है जो उन दोनों को कंटेन करता है। जिस तरह से दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के थ्रू एग्जैक्टली एक लाइन पास होती है प्लेन में या स्पेस में, उसी तरीके से अगर दो डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो उनके थ्रू या उनको कंटेन करने वाला एक एग्जैक्टली एक सिंगल प्लेन होता है। तो अब परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस का नोशन क्लियर है। अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो वो परपेंडिकुलर तब हैं जब वो इस प्लेन में परपेंडिकुलर हैं। प्लेन में हमें परपेंडिकुलरिटी का नोशन पता है, राइट? तो दो परपेंडिकुलर लाइंस तो हम जानते हैं क्या है, पर अब एक लाइन और एक प्लेन को परपेंडिकुलर कब बोलेंगे? एक लाइन मेरे पास है स्पेस में और वो इस प्लेन को एक पॉइंट पर मीट करती है, एग्जैक्टली एक पॉइंट पर मीट कर रही है। कब हम बोलेंगे ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है? तो हियर इज द डेफिनेशन। इस प्लेन को पाई बोल देते हैं, पाई इज द नेम ऑफ दिस प्लेन और एल इज द लाइन। मैं पूरी चीज़ लिख ही देता हूँ सो दैट देर इज नो कन्फ्यूजन। सो हम कह रहे हैं लेट एल बी अ लाइन इन स्पेस एंड लेट पाई बी अ प्लेन, लेट पी बी अ पॉइंट। हाँ, तो हम मान रहे हैं कि लाइन प्लेन के पैरेलल नहीं है, यानी प्लेन को कहीं ना कहीं मिलती है, प्लेन में कंटेंट भी हो सकती है, वो केस भी हम लेके चल रहे हैं। सो अस्यूम L is not parallel to pi। कहने का मतलब बस यही है कि L और पाई में कोई ना कोई पॉइंट कॉमन है। दो ही संभावनाएं हैं, या तो L पूरी तरीके से पाई में कंटेन हो जाएगा या फिर एग्जैक्टली एक पॉइंट पर पाई से मिलेगा। सो लेट P बी अ पॉइंट इन L इंटरसेक्शन पाई। एक पॉइंट उठाया जो L इंटरसेक्शन पाई में है। अगेन हम बोल चुके हैं या तो ये सिंगलटन है यानी इसमें एक ही पॉइंट ही है, या दिस इज इक्वल टू L। ठीक है, पिक्चर में एग्जैक्टली एक पॉइंट है, वही वाला आप ध्यान में रख के समझें सारी बातें। सो लेट P बी अ पॉइंट इन द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। सो वी से L is perpendicular to pi if L is perpendicular to every line in pi that passes through P। तो इस लाइन को हम कब बोलेंगे कि वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है? जब हर लाइन जो पाई में है और P से पास होती है उसके परपेंडिकुलर ये लाइन हो।
ठीक है, तो ये परिभाषा होगी परपेंडिकुलरिटी की, एकदम अच्छी परिभाषा है, ये समझ में आना चाहिए कि डेफिनेशन इज़ अ गुड डेफिनेशन। ठीक है, पर अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या क्या ऐसा है कि एक प्लेन दे दिया गया और एक पॉइंट दे दिया गया प्लेन के बाहर, मान लीजिए ये मेरे पास प्लेन है और एक पॉइंट है यहाँ पे, क्या कोई लाइन ऐसी है जो पी से पास होती हो और प्लेन के परपेंडिकुलर हो? राइट, ये क्लियर नहीं है, ये डेफिनेशन के अंडर इट इज़ नॉट सो क्लियर। कोई बोल सकता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट ले लो, बट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मैं नहीं जाना चाहता, वो एनालिटिकल कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो ज्योमेट्रिक बात नहीं है, वो एनालिटिकल बात है। ओके, so fine, we will now get into that, some 3D geometry. तो क्राइटेरियन फॉर चेकिंग परपेंडिकुलरिटी ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन, एक प्लेन है पाई इन स्पेस और एक लाइन एल है इन स्पेस, और मान लेते हैं कि एल और पाई इंटरसेक्टिंग है और एक पॉइंट पी पर मिलते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ पाई, दिस इज़ एल, ऑल राइट। और हमारे पास मान लेते हैं L1 एंड L2 आर टू डिस्टिंक्ट लाइन्स इन पाई विच पास थ्रू P। तो एक को L1 बोल दिया, एक को L2 बोल दिया। और अगर ऐसा हो गया कि लाइन L इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड परपेंडिकुलर टू L2, देन द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर L1 के भी परपेंडिकुलर है और L2 के भी परपेंडिकुलर है, तो अपने आप वो प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, यानी कि हर लाइन जो प्लेन में है और P से पास होती है उसके परपेंडिकुलर है। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट। ठीक है, थिंक अबाउट इट। और प्रूफ स्किप कर सकते हैं, मैं प्रूफ बताऊंगा, पर प्रूफ समझाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें 3 डिमेंशन में विजुलाइज करना पड़ेगा सब कुछ, थोड़ा समझाना मुश्किल है, पर इफ़ यू वांट यू कैन स्किप द प्रूफ। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम एक आर्बिट्ररी लाइन बनाएंगे पी से पास होती हुई और शो कर देंगे कि एल एंड दैट लाइन आर परपेंडिकुलर। सो आई होप वो बना हुआ है, राइट। सो दिस इज सम आर्बिट्ररी लाइन दैट वी हैव ड्रॉन, और हम शो करेंगे कि द लाइन एल, ये जो लाइन एल है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस ऑरेंज लाइन। सो हम करेंगे क्या कि इस लाइन पर एक आर्बिट्ररी पॉइंट चुन लेंगे, उसको कुछ बोल दिया, मान लीजिए नहीं भी बोला, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे चुन लेंगे, 2 पॉइंट्स यहाँ पे चुन लेंगे, और फिर इसको रिफ्लेक्ट करेंगे प्लेन के अबाउट इन द सेंस कि ये जो लाइन है या ये जो दिख रहा है इसको हम एक्सटेंड करके यहाँ तक ले जाएंगे, सो दैट दिस लेंथ इज इक्वल टू दैट लेंथ। तो रिफ्लेक्शन शब्द का मुझे प्रयोग नहीं करना है क्योंकि रिफ्लेक्शन फिर मुझे डिफाइन करना पड़ेगा और उसके लिए फिर परपेंडिकुलरिटी में जाना पड़ेगा, और वही हम प्रूव करना चाह रहे हैं। कहने का मतलब बस ये है कि जो भी चीज़ है इसको हम एक्सटेंड करेंगे और वहाँ तक एक्सटेंड करेंगे कि ये जो नया पॉइंट मिला वो ऐसा हो कि ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ। ठीक है, सो आई होप यहाँ ये बना हुआ है। सो एक पॉइंट यहाँ चुन लिया और 2 पॉइंट्स आर्बिट्ररीली यहाँ चुन लिए L1 और L2 पर, और ये लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ, फिगर में आई होप दिख भी रहा है। और अब क्या करेंगे, अगर हम ये ट्रायंगल कंसिडर करें, ये लाइन जोड़ने वाला और ये जोड़ने वाला, तो ये ट्रायंगल ऐसे तो स्पेस में है, ये दोनों ही ट्रायंगल्स जो बने, एक ट्रायंगल ये बना और एक ट्रायंगल ये बना, ये दोनों है तो स्पेस में, पर एक्चुअली एक प्लेन में है। किस प्लेन में? इस लाइन और इस लाइन का जो प्लेन है, एनी 2 लाइन्स विच इंटरसेक्ट डिफाइन अ यूनिक प्लेन, नेमली द प्लेन विच कंटेन्स बोथ ऑफ देम। तो ये ट्रायंगल जो हमने अभी कंस्ट्रक्ट किए दोनों के दोनों एक्चुअली एक प्लेन में है, और कॉन्ग्रुएंसी से दिख रहा होगा कि वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, ये साइड इज़ कॉमन, और क्योंकि ये और ये परपेंडिकुलर दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था कि ये जो लाइन एल है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो कॉन्ग्रुएंसी से वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, उसी तरीके से ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये जो बनेंगे यहाँ पर। और फिर उससे अपने आप ये हो जाएगा जो हम शो करेंगे कि अगर ये पॉइंट कंसिडर करें जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने पर मिलता है, ये पॉइंट कंसिडर करें तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। एक बार वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए तो ये एंगल 90 हो जाएगा। सो दैट इज़ रफली द स्ट्रैटेजी। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ कैसे। राइट, तो हमने ये किया, हमने ये और ये जोड़े और ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, सिमिलरली इन दोनों को ज्वाइन किया, एंड व्हाट आई वांट टू कन्वे इज कि ये ट्रायंगल is congruent to ये triangle. This is very easy because this is 90
बाय अजम्पशन दैट इज़ 90, ये 90 है, ये और ये बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन, और ये कॉमन साइड, सो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इस वजह से ये एंगल और ये एंगल बराबर है। आई होप यू आर एबल टू सी किस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। अगले पेज पे मैं शायद सब कुछ लिख भी दूँ। ठीक है, सिमिलरली ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ओके। और अ पॉइंट है कि ये जो हमें नया पॉइंट अचीव हुआ है इन दोनों को जोड़ने पर, अगर हम ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लें और ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लें तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। एक बार वो दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए तो ये फिर ये 90 होने पड़ेंगे, क्योंकि दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, कॉन्ग्रुएंट की वजह से ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे, और फिर एक स्ट्रेट एंगल दो बराबर एंगल्स में विभाजित हो रहा है, इस वजह से दोनों ही 90 होने पड़ेंगे। सो दैट विल बी द आर्ग्यूमेंट। ओके, सो दिस इज़ द एंटायर फिगर। अब हमें ठीक से सब कुछ आर्ग्यू करना है। लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए, लेट्स कॉल दिस ए प्राइम, इसको हम बोल देंगे बी, दिस इज सी, और ये जो पॉइंट है इसको लेट्स कॉल इट मे बी लेट्स कॉल इट क्यू, ये वाला जो पॉइंट है इसको क्यू बोल देते हैं। सो ट्रायंगल ए बी या ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए प्राइम पी बी, राइट, ये हमने आर्ग्यू किया। सिमिलरली ट्रायंगल ए पी सी is congruent to a prime PC. Okay, and want to show, we claim that triangle AQP या APQ is congruent to triangle A prime PQ, and this will be it. एक बार ये कर दिया फिर काम हो जाएगा। ओके, right, so we know AB is equal to A prime B, AB equals A prime B. Because of this, we also know AC is equal to A prime C. This is true because of that. तो अब अगर हम ये ट्राइंगल कंसिडर करें ए बी सी एंड ए प्राइम बी सी, सो कंसिडर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए प्राइम बी सी। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने अभी क्या देखा कि ए बी और ए प्राइम बी बराबर हैं, ए सी और ए प्राइम सी बराबर हैं, और ये कॉमन साइड है। सो दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, they are congruent by side congruency. ठीक है, because of this congruency ये जो एंगल है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए प्राइम बी सी। So therefore, so I will write by CPCT or whatever, thus angle ABC is equal to angle A prime BC and angle ACB is equal to angle A prime CB. Now finally what do I want to say? Right, मुझे शायद ये इसकी ज़रूरत भी नहीं है, this is true but I don't need it. So what I'm going to write is this is implying, and in fact this is same as saying angle ABQ is equal to angle A prime BQ. कोई फर्क नहीं है, एंगल ABC is same as angle ABQ. ABC बोलें या ABQ बोलें एक ही बात है, दोनों सेम ही एंगल्स हैं। Similarly this, and now triangles ABQ and triangles A prime BQ, they are congruent. So note triangle ABQ is congruent to triangle A prime BQ. क्यों ऐसा है? AB और A prime B बराबर हैं, ये तो हमने पहले ही देखा। BQ is a common side,
और बीच का जो एंगल है वो बराबर है, राइट। एंगल ए बी क्यू इज सेम एज एंगल ए प्राइम बी क्यू। वो फिगर में थोड़ा दिखाना मुश्किल है, पर एंगल ए बी क्यू इज सेम एज एंगल ए प्राइम बी क्यू। सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। उस वजह से, so when I said note, I meant note. So this implies AQ is equal to A prime Q। करना यही था मुझे कि AQ is equal to A prime Q। क्यों? क्योंकि एक बार ये दोनों बराबर आ गए, ये दोनों तो बराबर हैं ही बाय कंस्ट्रक्शन, और ये कॉमन साइड है। Therefore side congruency से APQ is congruent to A prime PQ। So thus finally APQ is equal to A prime PQ। Sorry, triangle APQ is congruent to triangle A prime PQ, and that's it. That shows that angle APQ is 90। So सारी डिटेल्स मैंने एकदम प्रॉपरली नहीं लिखी हैं, बट आई होप आइडिया समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो दिस इज़ अ नाइस क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंसी। और अब कुछ एक्सरसाइज हैं इंपॉर्टेंट। ये 3 एक्सरसाइजेज हैं। आई एम नॉट आस्किंग यू टू प्रूव देम फॉर्मली, जस्ट एटलीस्ट कन्विंस योर सेल्फ दैट दीज आर ट्रू फैक्ट्स। ये जो तीनों फैक्ट्स हैं, अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं और अपने आप को कन्विंस कर पा रहे हैं विजुअली, दैट इज़ इनफ। इनके प्रूफ्स ना लिख पाएँ कोई बात नहीं। ओके, सो मैं मान के चलूँगा ये एक्सरसाइजेज आपने करी हैं। ऑलराइट, सो अब ये ज्योमेट्रिक प्रिलिमिनरीज के बाद हम असली डिस्कशन पर आ सकते हैं। इस स्लाइड में हम डिफाइन करेंगे कब दो नॉन जीरो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं या परपेंडिकुलर हैं, राइट। जैसा कि हम पहले बोल चुके हैं, अगर हमारे पास दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो हमारे पास एक इंट्यूटिव आइडिया तो है ही कि कब वो ऑर्थोगोनल होने चाहिए। बस उस इंट्यूटिव आइडिया को हमें प्रिसाइसली लिखना है। और परपेंडिकुलरिटी एक ज्योमेट्रिक नोशन है, तो हम ज्योमेट्री के माध्यम से डेफिनेशन को देंगे। सो सपोज V इज़ ऑल 2 डिमेंशनल या 3 डिमेंशनल वेक्टर्स। समझने के लिए एक बार प्लेन में समझें, पर हमें ज़रूरी है कि ये सारी बातें हम 3 डिमेंशनल में भी समझें, स्पेस में भी समझें। सो करस्पॉन्डिंगली लेट E बी द यूक्लिडियन प्लेन और स्पेस। एंड नाउ सपोज वी हैव 2 वेक्टर्स A एंड B नॉन ज़ीरो। ठीक है, हमें डिफाइन करना है कब इन्हें परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल बोला जाए। सो आइडिया इज ऑलवेज फिक्स अ पॉइंट O in E and consider this function। यूजुअली जो हमारा डिक्शनरी होता है, कैसे डिफाइंड है ये फंक्शन? इट टेक्स अ पॉइंट P टू इट्स पोजिशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट O, राइट। वी नो दिस इज अ बाइजेक्शन। और अब क्योंकि ये एक बाइजेक्शन है, क्योंकि एक बाइजेक्शन है, क्या होगा? लेट से पॉइंट O कहीं पर है, दिस इज पॉइंट O। सो ये जो वेक्टर है ये किसी चीज़ का पोजीशन वेक्टर होगा, और ये जो वेक्टर है ये किसी चीज़ का पोजीशन वेक्टर होगा। लेट से कैपिटल A का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू O इज लिटिल a वेक्टर, एंड कैपिटल B का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू O इज लिटिल b वेक्टर। ये लाइंस मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ऑलराइट, सो बात को लिख देते हैं। सो से A and B are such that position vector of A with respect to O is little a, and similarly for B। ठीक है, एंड नाउ नेचुरली हम कब बोलेंगे ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं? जब ये लाइन और ये लाइन ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर हैं। सो वी से A and B are orthogonal if line OA and line OB are perpendicular। राइट, नोट दैट दिस इज इंडीड अ लाइन। क्यों ये एक लाइन है? क्योंकि जो पॉइंट A है वो O के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि हमने माना था ये दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो हैं। सो O और A डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, एंड देयरफॉर line joining OA is a well defined thing, is a thing। Similarly we have a line joining O and B। और ये दोनों लाइंस क्योंकि ये कॉमन पॉइंट से पास हो रही हैं, तो इवन अगर हम 3 डिमेंशनल सेटिंग में काम कर रहे होते, देयर वुड बी अ यूनिक प्लेन कंटेनिंग बोथ दीज लाइंस,
और फिर हम परपेंडिकुलरिटी ऑफ दीज टू लाइंस की बात कर सकते हैं। कोई भी दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो उनकी परपेंडिकुलरिटी की बात हम कर सकते हैं, चाहे प्लेन में बात हो चाहे स्पेस में हो। तो सीमिंगली हमने ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स डिफाइन कर दिया, पर इस डेफिनेशन में एक छोटी सी समस्या है, आई होप आपने नोट करी हो, कि ये डेफिनेशन पॉइंट चॉइस ऑफ द पॉइंट ओ पर डिपेंडेंट है। ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति पॉइंट ओ चूज़ करे और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये दोनों ऑर्थोगोनल हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति पॉइंट ओ प्राइम चूज़ करे और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये दोनों ऑर्थोगोनल नहीं है। कहने का मतलब, मान लीजिए ओ आपने चूज़ किया और आपको मिला कि ये दोनों लाइंस एक्चुअली 90 डिग्री पर हैं, और किसी ने ओ प्राइम चूज़ किया और उसको फिर जो करस्पॉन्डिंग लाइंस मिलेंगी उसको एक पॉइंट मिलेगा ए प्राइम, एक पॉइंट मिलेगा बी प्राइम, और हो सकता है उसे ऑर्थोगोनल ना मिले। पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप कोई पॉइंट ओ प्राइम चुनेंगे तो होगा कुछ नहीं, बस ये पूरी चीज़ ट्रांसलेट होकर ओ प्राइम पर आ जाएगी। यानी एक ट्रांसलेशन ऐसा होगा जो ओ को ओ प्राइम पे ले जाएगा, ए को ए प्राइम पे ले जाएगा और बी को बी प्राइम पे ले जाएगा। तो ये बात आपको रियलाइज़ करनी है। दिस इज़ ऑल इनहेरेंट इन द डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर। सो दिस डेफिनेशन डजंट डिपेंड ऑन द पॉइंट ओ एंड हेंस दिस इज़ वेल डिफाइंड। ये ज़रूरी है रियलाइज़ करना। ओके, सो ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स हैज़ बिन डिफाइंड, and now we want to get to general orthogonality, which is just a very simple extension of this notion. So again setting वही है, v is all two dimensional या three dimensional vectors, और अब a और b कोई आर्बिट्ररी दो वेक्टर्स हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं। and now we say a and b are orthogonal if either a is 0 or b is 0, or if they are orthogonal as defined in the previous slide. तो हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास अगर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, अगर उनमें से कोई भी ज़ीरो हो गया तो हम बोलेंगे वो दोनों ऑर्थोगोनल हैं, और अगर दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं तो हमने पहले ही बता दिया कि उन्हें ऑर्थोगोनल कब बोलना है। एक नोटेशन है कि इफ़ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल देन वी राइट then we denote this by ऐसे लिख करके हम डिनोट करते हैं ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, नाउ अंडर दिस नोटेशन लेट्स ऑब्जर्व अ फ्यू थिंग्स। क्लियरली अगर a किसी मतलब अगर a and v are two vectors and a is orthogonal to v, then v is orthogonal to a, no comments there. दूसरा, अगर a and v are orthogonal तो a को स्केल कर देंगे किसी भी रियल नंबर से तो भी ऑर्थोगोनैलिटी प्रिजर्व्ड रहेगी। जस्ट प्रूव इट फॉर योरसेल्फ। Interestingly, maybe this is also pretty obvious, कि if a and v are orthogonal, suppose a and v are orthogonal and b and v are orthogonal, then a plus b is also orthogonal to v. So this is not entirely obvious actually, right? So let me try and argue this. So if v is 0, then nothing to do. So we are going to prove this. If v is 0, then we are done. So assume v non-zero. और प्लेन में तो फिर भी ये काफ़ी क्लियर है, मैं स्पेस में आर्ग्यू करूँगा। सो वील आर्ग्यू इन द थ्री डिमेंशनल सेटिंग। ओके, सपोज v is non-zero and let O be a point in the Euclidean space and F is our dictionary which takes P to the position vector of P for all P, usual map। और फिर हमारे पास एक पॉइंट आ गया, this is O and let's say this is P where OP is, P नहीं बोलता हूँ, Q बोल देता हूँ, OQ is V। So say OQ is V
and just realize the following fact. Note that for any point P in E, OP vector is orthogonal to V if and only if P lies on the plane in the plane या on the plane पता नहीं, on the plane that passes through O and is perpendicular to OQ. Perpendicular to the line OQ. तो ये जो स्टेटमेंट है इस पे आपको विचार करना है. दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस इज वेयर यू हैव टू थिंक. कुछ खास समस्या वाली बात नहीं है, बहुत इजी है. ज्योमेट्रिकली कुछ नहीं हो रहा है. ये एक लाइन है. कंसिडर द प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासिस थ्रू ओ, राइट. ऐसा एक यूनिक प्लेन है. अगर वो एक्सरसाइजेस करी हैं तो ये बात समझ में आ रही होगी. और हम बस ये कह रहे हैं कि कौन से वो पॉइंट्स हैं स्पेस में जिनके पोजिशन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू दिस पोजिशन वेक्टर ओ क्यू. प्रिसाइसली वही पॉइंट्स जो इस प्लेन पर हैं. दैट्स इट. वंस यू रियलाइज दैट ये बात क्लियर हो जाएगी. 2 डिमेंशन में तो ये बात आई एम श्योर ऐसे ही क्लियर थी, बट 3 डिमेंशन के लिए ये बात आपको नोट करनी है, विच इज़ नॉट हार्ड. ये इंट्यूटिवली बड़ी ऑब्वियस बात है. ओके. और लास्टली, हाँ, अगर कोई वेक्टर खुद के ऑर्थोगोनल है तो वो 0 ही होगा और कोई संभावना नहीं है. थिंक अबाउट दिस. दिस इज ईजी. सो आई थिंक द हार्ड वर्क इज़ ऑल हियर. यहाँ अगर ये सारी बातें समझ गए तो मेरे ख्याल से जो आगे की चीज़ें हैं वो सब बहुत आसान होने वाली हैं. ये भी कुछ हार्ड नहीं है. ओके, अब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स. सो फिर से वही वी बी ऑल 2 डिमेंशनल और 3 डिमेंशनल वेक्टर्स और U is a subspace of V. So we define the orthogonal complement of U. Notationally उसको ऐसे लिखते हैं. U के ऊपर एक सुपरस्क्रिप्ट है, this symbol. And what is the definition? The definition is all those vectors in V which are orthogonal to everything in U. वो वेक्टर्स जो हर वेक्टर इन U के ऑर्थोगोनल हो. दैट इज द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ U. ठीक है, डेफिनेशन है ये. इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे. तो पहले 2 डिमेंशनल सेटिंग में V इज ऑल 2 डिमेंशनल वेक्टर्स, और हम जानते हैं 3 तरह की सबस्पेसेस होती हैं, टाइप 0, टाइप 1 एंड टाइप 2. सो पहले टाइप 0 सबस्पेस का देखते हैं. सो लेट U be a subspace. और 3 बातें हैं. 1, U is टाइप 0 यानी कि ट्रिवियल सबस्पेस जिसमें केवल 0 वेक्टर है. इस केस में व्हाट इज द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ U? ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ U इज एवरीथिंग, क्योंकि हर चीज़ 0 वेक्टर के ऑर्थोगोनल है. तो ये तो बहुत सरल है. टाइप 1 सबस्पेसेस में थोड़ा इंटरेस्टिंग है मामला. So suppose U is a type 1 subspace. Recall, what does that mean? It means U is the span of some non-zero vector. डिफाइन हमने एग्जैक्टली ऐसे शायद नहीं किया था जब टाइप 1 सबस्पेसेस डिफाइन करी थी, पर अंततः हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे थे बिंदु पर. ठीक है. तो दिस इज अ टाइप 1 सबस्पेस. इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या है? तो इसको ज्योमेट्री से देखते हैं. ओ कोई पॉइंट फिक्स कर लिया, फिर जो नॉन जीरो वेक्टर V है वो किसी एक पॉइंट Q को करस्पॉन्ड करेगा. सो ओ क्यू इज V. तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ U विल करस्पॉन्ड टू दिस लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है. सो इसको एकदम प्रॉपरली लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि लेट अगेन O be some point in E where E is the Euclidean plane. वो मैं नहीं लिख रहा हूँ. F is our usual bijection. Okay, and let Q be the unique point
such that position vector of Q is the vector V. So ये V वेक्टर क्या है? V वेक्टर वो नॉन जीरो वेक्टर है या ऐसा नॉन जीरो वेक्टर है जिसका स्पैन इज आवर टाइप वन सबस्पेस. ठीक है, सो सपोज दिस इज द केस. सो देन लेट L be the line OQ. तो ये लाइन L है और लेट L प्राइम बी द लाइन passing through O and perpendicular to L. और L prime corresponds to a subspace. कहने का मतलब the image of L prime under F is a subspace of V, is in fact a type 1 subspace of V. That is the orthogonal complement of U. So then we claim, I mean it's a simple observation. So then U perp is the image of L prime under F. ये फंक्शन की भाषा में लिख दिया, पर अगेन ज्योमेट्रिकली समथिंग वेरी सिंपल इज हैपनिंग. ये परपेंडिकुलर लाइन बनाई. अब हम बस ये कह रहे हैं कि कोई भी पॉइंट यहाँ पे चुन लें, लेट्स से P, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, P का पोजीशन वेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी ऑर्थोगोनल टू एवरी, फर्स्ट ऑफ ऑल P का पोजीशन वेक्टर विल बी ऑर्थोगोनल टू OQ, और वंस इट इज ऑर्थोगोनल टू OQ इट इज ऑर्थोगोनल टू एनी स्केल ऑफ OQ, यानी एनी वेक्टर ऑफ U. सो मे बी दैट वन ऑब्जर्वेशन should be made earlier just for convenience. मतलब I think it was obvious, but मैं लिख देता हूँ. So before we even begin, we should have note that a vector, let's say, I don't know, P is in U perp. इसको U perp भी पढ़ते हैं. So this is read as U perp. This thing U perp की तरह से इसको पढ़ते हैं. So a vector P is in U perp if and only if P is orthogonal to V. ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में होने के लिए हमें चेक क्या करना है कि P शुड बी ऑर्थोगोनल टू एवरीथिंग इन U, पर हमें केवल V के लिए ही चेक करना है, क्योंकि एक बार वो V के ऑर्थोगोनल हो गया तो V के हर स्केल के लिए भी ऑर्थोगोनल हो जाएगा. इफ समथिंग इज ऑर्थोगोनल टू V, इट इज ऑर्थोगोनल टू एवरी स्केल ऑफ V. बट अगर वो हर स्केल ऑफ V के ऑर्थोगोनल हो गया तो फिर हर वेक्टर ऑफ U के भी ऑर्थोगोनल हो गया, क्योंकि U के वेक्टर्स हैं ही क्या, प्रिसाइसली वो वेक्टर जो V के स्केल्स हैं. ठीक है, सो नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, हमें शो करना है कि दिस इज द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ U. उसके लिए हमें बस इतना ही शो करना है कि हर चीज़ जो यहाँ है वो V के ऑर्थोगोनल है और हर चीज़ जो V के ऑर्थोगोनल है वो यहाँ है. ठीक है, सो L प्राइम एक बार बना देता हूँ. दिस इज L प्राइम एंड बाय डेफिनेशन जिस तरीके से हमने वेक्टर्स की ऑर्थोगोनलिटी डिफाइन करी थी, ये तो क्लियर है कि अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट कैपिटल P लेता हूँ तो उसका पोजीशन वेक्टर विल बी ऑर्थोगोनल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, यानी कि V. सो दैट पार्ट इज क्लियर कि एवरीथिंग हियर is orthogonal to everything in U. That part is clear, but suppose there is something that is orthogonal to everything in U, यानी orthogonal to V. So if, I mean here you can fill up the details, but let me just argue hand wavily कि suppose मेरे पास कोई वेक्टर है P जो कि V के ऑर्थोगोनल है, तो P के corresponding कोई पॉइंट होगा, मान लेते कहीं पर है some point P whose position vector is this guy. पर by definition of orthogonality, then this line is orthogonal to this line. पर which line is orthogonal to this line? L prime. So this has to coincide with L prime, and therefore P lies on L prime. So just try to understand this. Nothing is happening. ठीक है, so this is 2, and third is when U is all of V. So third point, this is when U is a type 2 subspace. इसका orthogonal complement क्या है? So then U perp is actually only the zero vector. ऐसा क्यों है? U perp में कौन सी चीज़ें हैं जो हर वेक्टर इन U के ऑर्थोगोनल हो, यानी हर वेक्टर इन V के ऑर्थोगोनल हो. तो अगर हम कहते हैं मान लें कोई वेक्टर V है जो U perp में है,
तो वो हर वेक्टर इन वी के ऑर्थोगोनल होगा, यानी इन पर्टिकुलर वो खुद के ऑर्थोगोनल होगा। पर खुद के ऑर्थोगोनल होने का मतलब ही हो गया कि वो वेक्टर ज़ीरो ही है। तो हर वेक्टर जो यू परप में है वो ज़ीरो ही है, और ज़ीरो क्लियरली यू परप में है, so therefore u perp is 0. So that's a simple thing. Okay, so ये तो टू डिमेंशनल सेटिंग में हो गया। थ्री डिमेंशन में भी थोड़ा समझना है। So here another example. यहाँ पे डिटेल्स आपको फिल करनी है, मैं थोड़ा सा समझा दूंगा। तो टू डिमेंशन में क्या हुआ कि टाइप 0 सबस्पेस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज योर टाइप 2 सबस्पेस, टाइप 1 सबस्पेस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज अगेन अ टाइप 1 सबस्पेस, एंड टाइप 2 सबस्पेस का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज द टाइप 0 सबस्पेस। वैसी ही चीज़ थ्री डिमेंशंस में भी होगी। So suppose this time we have a type 1 subspace. So let V be all three-dimensional vectors, and U is a type 1 subspace. So say U is span of some non-zero vector. Right? So what is orthogonal complement of U? Question is, what is U perp? Here is the point. Again, you fix a point हो, मैं पूरी चीज़ लिखूंगा नहीं, fix a point हो, create that dictionary, usual dictionary, और जो U है that corresponds to this line L. ठीक है? Now consider the plane that passes through O and is perpendicular to L. ऐसा एक plane exist करता है because of our geometric discussion and the exercises given. ठीक है? So there is a unique plane that passes through O and is perpendicular to L. That corresponds to the orthogonal complement of U, meaning under our dictionary, the image of this plane is precisely U perp. This is your exercise. Similarly, if you pick a type 2 subspace, the type 2 subspace corresponds to a plane. Once you fix a point and create the dictionary, type 2 subspaces correspond to a plane passing through your fixed point. फिर उसका orthogonal complement will correspond to the line that is perpendicular to that plane and passing through your fixed point. Very similar discussion. So type 1 और type 2 subspaces के orthogonal complements are geometrically very simple objects. अगर type 1 subspace है that corresponds to a line और उसका orthogonal complement is just the plane perpendicular to that line passing through your chosen point. इसी का उल्टा सिचुएशन हो जाएगी जब आप टाइप 2 सबस्पेस उठाएंगे that corresponds to a plane and so on and so on. So just make sure you understand everything at least intuitively. अगर आप फॉर्मल डिटेल्स नहीं भी लिख पा रहे हैं उतनी समस्या नहीं है, पर सब कुछ दिखाई पड़ना चाहिए। ओके हाँ, तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि कोई भी सबस्पेस लें तो उसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट भी एक सबस्पेस है। ये अगर आपने पिछला डिस्कशन फॉलो किया तो वहाँ से भी दिख रहा है, क्योंकि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ टाइप 1 सबस्पेस इज अ टाइप 1 सबस्पेस, ये सारी बातें हमने बोली इन टू डिमेंशंस एटसेट्रा, वहाँ से ही क्लियर होना चाहिए, पर इसको थोड़ा सा एल्जेब्राइकली आर्ग्यू कर देते हैं। प्रूफ इज, सपोज यूज अ सबस्पेस of V, where what is V? Where V is all two-dimensional या all three-dimensional vectors. ठीक है? Want to show that U perp is a subspace. So algebraically कैसे देखें? What do we need to show? We need to show closure under addition and closure under scaling. So suppose we pick two things in U perp. Pick two things in U perp. Want to show, so need to show उनका सम भी U perp में है। ठीक है? Which is to show that is उनका sum is orthogonal to everything in U. That's exactly what it means. But why is this true? This is true because A is orthogonal to U. A U perp में उठाया था हमने, right? A was an element of U perp. So A is orthogonal to U. Similarly, B is orthogonal to U, and hence their sum is orthogonal to U. Right? ये बात हमने पहले नोट करी थी। अगर दो वेक्टर्स गिवन वेक्टर के ऑर्थोगोनल हैं तो उनका सम भी उसके ऑर्थोगोनल है। So this is true. ... Similarly, let A be some arbitrary vector in U perp and fix some arbitrary real number, then the scale of A by alpha is also in U perp. That's it.
सो दिस फिनिशेज द प्रूफ इन अ वेरी अलजेब्राइक फैशन। पर जो इसका ज्योमेट्रिक तरीका है देखने का वो हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। अगर हम कोई सबस्पेस उठाते हैं मान लें 2 डायमेंशंस में, सो ईदर दैट करस्पॉन्ड्स टू अ पॉइंट और टू अ लाइन और टू द एंटायर प्लेन। अगर वो केवल एक पॉइंट ही है तो द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज द एंटायर प्लेन। अगर वो एक लाइन है तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट भी एक लाइन है। अगर वो पूरा का पूरा प्लेन है तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट एक पॉइंट है। अगेन ऑल ऑफ दिस इज आफ्टर यू अप्लाई योर डिक्शनरी। इट डजेंट मेक एनी सेंस टू से ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट एक लाइन है, क्योंकि लाइन कोई सबस्पेस नहीं होती। पर हमारे पास जो डिक्शनरी है जो वेक्टर्स को यूक्लिडियन प्लेन में एक वेक्टर्स और यूक्लिडियन प्लेन में एक बाइजेक्शन स्थापित करती है, उसके अंडर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल राइट, सो दैट इज़ दैट। एक और बात है यहाँ पे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि अगर U इज़ अ सबस्पेस देन U एंड U पर कॉम्प्लीमेंट्री। अब U पर के नाम में कॉम्प्लीमेंट बैठा हुआ है। U पर इज़ द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ U, पर नाम रख देने से ज़रूरी थोड़ी है कि वो वाकई में कॉम्प्लीमेंट हो जाए। वी आर सेइंग दैट U एंड U पर कॉम्प्लीमेंट्री, तो यहाँ हमें दो बातें करनी है। सो यहाँ पे दिस मीन्स 2 थिंग्स, अगर आपको डेफिनेशन ठीक से याद है। सो दैट इज़ कि पहले तो U प्लस U पर शुड एग्जॉस्ट भी, एंड सेकेंडली इन दोनों का कुछ भी, इनका इंटरसेक्शन इज ट्रिवियल, मीनिंग केवल 0 वेक्टर है कॉमन। ये दो चीज़ें हमें करनी है। ये तो काफ़ी ऑब्वियस है, इस पे आएंगे, मे बी एक लाइन में बोल देंगे इसको। ये वाला हम ट्राई करते हैं समझाने का। ओके, सो हियर इज़ द प्रूफ, थिंक अबाउट इट फर्स्ट। सो लेट U बी अ सबस्पेस, वो तो गिवन ही है। सो वी क्लेम, we first show that, and this is everything. Okay, so in 2-dimensional setting, why is this true? Suppose V was all, so case 1, V is all 2-dimensional vectors. In this setting there are 3 possibilities. If U is type 0, then as we have seen, U perp is V and we are done. If U is type 1, then U perp is also type 1, ये हम देख चुके हैं। और U perp में जो वेक्टर होगा वो V का स्केल नहीं होगा, so I'll argue that. So U perp is also type 1, यानी U perp is equal to span V prime for some non-zero V prime, and in fact कहाँ पे तो लिखूं पता नहीं, for some V prime also non-zero, ये हम देख चुके हैं जब एग्जाम्पल्स कर रहे थे ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के। फर्दर in fact V prime is orthogonal to V, क्योंकि everything in U perp is orthogonal to everything in U. So in particular V prime is orthogonal to V, and thus V prime and V are linearly independent. So why is this? ये थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। So if they were linearly dependent, then alpha V plus alpha prime V prime would be 0 for some alpha and alpha prime in R where not both of alpha and alpha prime are 0. But note कि जब ये है और हम मान रहे हैं कि अल्फ़ा और अल्फ़ा प्राइम दोनों ही 0 नहीं है, यानी दोनों साथ में 0 नहीं है, तो एक्चुअली ऐसा हो जाएगा कि दोनों में से कोई भी 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लें अगर अल्फ़ा प्राइम 0 है तो फिर इसका मतलब हो गया कि अल्फ़ा टाइम्स V 0 है, पर V इज़ अ नॉन ज़ीरो वेक्टर एंड देयरफॉर अल्फ़ा वुड बी 0. सो अगर अल्फ़ा प्राइम 0 है तो फोर्स हो जाएगा कि अल्फ़ा 0 है। सिमिलरली अगर अल्फ़ा 0 है तो फोर्स हो जाएगा कि अल्फ़ा प्राइम भी 0 है। सो इन फैक्ट नन ऑफ देम आर 0. ओके, none of them are 0. So neither alpha nor alpha prime is 0, and therefore V prime is a scale of V. So thus
सो बस इतना ही लिख देता हूँ. इनफैक्ट neither alpha nor alpha prime can be 0, and thus v prime belongs to span of v. But v prime cannot belong to span of v. अगर v prime span of v में आ गया यानी v prime u में आ गया, v prime u में आ गया यानी v prime खुद के ही परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि v prime u में हर चीज़ के परपेंडिकुलर है. तो अगर v prime u में आ गया तो v prime खुद के ही परपेंडिकुलर हो गया यानी v prime 0 हो गया. पर v prime 0 है नहीं, वो तो हमने मान के ही v prime चुना था. So that is why they are linearly independent. Any two non-zero orthogonal vectors are linearly independent. That's all that I'm saying. So they are linearly independent and therefore क्योंकि हम टू डिमेंशनल सेटिंग में हैं, उनका span is everything. So thus span of v and v prime is the entire space. And यहाँ से बात खत्म हो जाती है. Right, so from here it is clear कि u plus u prime is entirety of the set of all the two-dimensional vectors. At least, yeah, in this case, in when v is all the two-dimensional vectors, वहाँ पे हमने prove कर दिया. Similarly, you argue for when u is a type 2 subspace, right? So ये type 0 subspace के लिए तो बहुत clear था. Type 1 subspace के लिए ये पूरा argument है. Type 2 subspace के लिए भी it's very very easy because the orthogonal complement of the type 2 subspace of V is just the trivial type 0 subspace, namely this particular subspace. वहाँ पे clear है बात. Okay, and now you have to take another case where V is all three-dimensional vectors. तो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा headache होगा, but again it's all very very simple. Geometrically, just view this geometrically. Geometrically क्या बोल रहा है? Geometrically बस इतना बोल रहा है, at least two-dimensional settings पे देखें. U corresponds to a line अगर type 1 subspace है, U prime corresponds to a line, and now every point can be expressed via this parallelogram law, right? Therefore इसी को algebra में जब vectors के world में देखेंगे तो इसका मतलब बस ये होगा कि for every vector there is a vector in U and a vector in U prime such that the sum of them is your chosen vector. So geometrically it's a trivial thing. Similarly in 3 dimensions. Okay, so I hope this is clear. And now why is this true कि u and u परप में कुछ भी कॉमन नहीं है अपार्ट फ्रॉम द जीरो वेक्टर? क्योंकि अगर कोई भी वेक्टर ले लेंगे जो यहाँ कॉमन है तो वो खुद के ही ऑर्थोगोनल हो जाएगा, राइट? v अगर u में है और u परप में भी है तो वो बाय डेफिनेशन u में हर चीज़ के परपेंडिकुलर है, पर वो u में खुद ही है यानी वो खुद के परपेंडिकुलर है यानी वो ज़ीरो है. तो एनीथिंग दैट इज़ हियर हैज़ टू बी ज़ीरो. सो दैट पार्ट इज़ वेरी क्वाइट ईजी. ठीक है, सो इट्स योर एक्सरसाइज टू fill up this proof completely. ओके, नाउ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन. पिछले लेक्चर में हमने प्रोजेक्शन ऑन टू अ सबस्पेस विद रिस्पेक्ट टू अ कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस की बात करी थी. आज हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की बात करेंगे. सो सपोज वी इज ऑल टू डिमेंशनल और थ्री डिमेंशनल वेक्टर्स एंड फिक्स अ सबस्पेस ऑफ वी. ठीक है, यू बी अ सबस्पेस ऑफ वी. So then we know by the previous slide that U perp is complementary to U. U perp is complementary to U और मे भी यहाँ पे पिक्चर्स भी मैंने बनाई हैं. तो if this corresponds to U under our dictionary map, वो बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो एक पॉइंट फिक्स है एटसेट्रा, वो डिक्शनरी क्रिएट होगी. एंड if this corresponds to U then this is U perp in the two-dimensional setting. And suppose this corresponds to U in the three-dimensional, then this line perpendicular to the plane passing through O, perpendicular to the plane and passing through O, ये जो line है, this corresponds to U perp, right? So the orthogonal projection of V onto U is defined as the projection of V onto U with respect to U perp, right? पिछले लेक्चर में मैंने प्रोजेक्शन ऑफ V onto a subspace with respect to a complementary subspace की बात करी थी, बस उसको यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है U and U perp are complementary to each other. तो अगर कोई भी सबस्पेस U दी हुई है तो हम प्रोजेक्शन ऑफ V with
प्रोजेक्शन ऑफ वी ऑन टू यू विद रिस्पेक्ट टू यू पर पी बात कर सकते हैं, वही कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की डेफिनेशन। ज्योमेट्रिकली इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि अगर कोई पॉइंट यहाँ लिया गया अंडर आवर डिक्शनरी एटसेट्रा, कोई पॉइंट लिया गया, तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन विल जस्ट correspond टू दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्शन। जस्ट ड्रॉप द परपेंडिकुलर, अगर कोई पॉइंट यहाँ है, जस्ट ड्रॉप द परपेंडिकुलर। सो इफ यू हैव OP as your position vector, I mean your vector is the position vector of P, then what is the orthogonal projection of this vector onto this subspace? Just drop this perpendicular, you will obtain a point, फिर उस point का position vector ले ले। That's what this is. Geometrically it's an obvious thing, similarly in 3 dimensions. यहाँ पर थोड़ा विजुअलाइज आपको करना पड़ेगा, राइट। ये लाइन मैंने बनाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू O। अब अगर कोई भी पॉइंट P है उसका पोजीशन वेक्टर लेंगे, एंड नाउ ड्रॉप द परपेंडिकुलर ऑन टू दिस प्लेन फ्रॉम द पॉइंट P। तो ये जो वेक्टर मिला, दैट इज द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ P ऑन टू द सबस्पेस corresponding to this plane. Okay, lot of words, but something very simple is happening. All right. Finally, orthogonal decomposition. So what are we saying? Suppose V is all two-dimensional या all three-dimensional vectors, and we have a non-zero vector V. Then we are saying कि कोई भी वेक्टर दिया हुआ हो उसको हम लिख सकते हैं as something in the span of V and something that is perpendicular to V. But at the same time, this is a unique way of writing it. मतलब इस तरह से लिख तो सकते हैं, पर ऐसा लिखने का एक ही तरीका है, यानी केवल एक अल्फा ऐसा है और केवल एक A प्राइम ऐसा है, सच दैट दिस हैपन्स। केवल एक A प्राइम ऐसा है सच दैट वो V के ऑर्थोगोनल है, और ये इक्वेशन ट्रू है। ठीक है, सो आई होप द स्टेटमेंट इज क्लियर। इसको पॉज करके अच्छी तरह से पढ़ लें। ज्योमेट्रिकली क्या हो रहा है, ये हमारा नॉन जीरो वेक्टर V है। अगेन मैंने वो डिक्शनरी अप्लाई कर दी, ये पॉइंट O फिक्स कर दिया एटसेट्रा। ये हमारा नॉन जीरो वेक्टर V है, यानी कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है V और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है A। तो हम एटलीस्ट टू डिमेंशनल सेटिंग में क्या कह रहे हैं कि A को हम ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं। रिजॉल्व का मतलब समझ जाइए कि ये जो A वेक्टर है इसको हमने लिख दिया एज समथिंग दैट इज़ पैरेलल टू V, सो टू से, यानी समथिंग दैट इज़ इन द स्पैन ऑफ V, एंड समथिंग दैट इज़ ऑर्थोगोनल टू V। तो इसी चीज़ को बस इन दोनों चीज़ के सम के तौर पे लिख दिया। और ये लिखने का एक ही तरीका है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर एक और वेक्टर है और यहाँ पर कोई और वेक्टर है जिनका सम A बन जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस यहाँ से कम दिख रही होगी ज्योमेट्रिकली। ओके, सो मे बी देर इज़ अ थ्री डिमेंशनल फिगर ऑल्सो ड्रॉन हियर, यस। तो अगर दिस इज़ द वेक्टर V, यानी पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इज़ V and position vector of this point is the vector A, तो हम उसे लिख सकते हैं as something in the span of V plus something orthogonal to V। कुछ नहीं किया है, just consider the plane that is perpendicular to this line and passes through O। फिर A को उस प्लेन पे प्रोजेक्ट कर लिया तो उससे A प्राइम मिल गया, this guy is A प्राइम and this guy is this particular thing। ओके, इसको ऐसे भी कई बार बोला जाता है, दिस इज द कंपोनेंट अलोंग V और समथिंग लाइक दैट। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ A along V। Okay, so why is this true? Well, proof. Let U be the span of V. U is a type 1 subspace, we know this. But anyway, I don't think we need to know that. So we know U perp is complementary to U. So thus A, well, ये भी लिखने से पहले fix a vector A I should write. Fix a vector A, then since U perp is complementary to U, we know A is some vector in U plus some vector in U perp, because U is complementary to U perp, yeah, U perp is complementary to U. So for some, we know this.
बट ये जो है दिस इज़ अल्फा टाइम्स वी फॉर सम अल्फा, क्योंकि सिंस दिस इज़ इन यू विच इज़ स्पैन ऑफ वी का मतलब ही क्या है, एवरीथिंग ऑल दोज थिंग्स विच आर स्केल्स ऑफ वी. तो यहाँ से वो एग्जिस्टेंस वाली बात ख़त्म हो जाती है. यू जस्ट फिल इट अप. यूनिकनेस के लिए से a is alpha v plus a prime and a is also equal to beta v plus a double prime for some alpha and beta real numbers, and a prime and a double prime orthogonal to v. So then by taking difference, directly we can write this thing which gives alpha minus beta times v is this difference, right? पर ये चीज़ u परप में है, ये भी u परप में, ये भी u परप में, right? u was the span of v, u was the span of v. तो u परप है क्या? u परप एग्जैक्टली वो चीज़ें हैं जो इसके ऑर्थोगोनल हैं, वो हम देख चुके हैं. So this is in u perp and this is in u perp, therefore their difference is also in u perp. U perp is a subspace. So this is in u perp, but this is in u. This is in the span of v. So this thing is both in u and u perp, and hence this is 0. So this is the 0 vector, and hence a prime is same as a double prime. और वहाँ से फिर force हो जाएगा कि alpha is beta. So just finish this also. Okay, I think this was all. So make sure you understand everything, run everything in your own mind. Like this is how you should watch any lecture. और मैंने टिप्स दी हैं कैसे एक लेक्चर देखना होता है. डोंट नोट डाउन थिंग्स while the lecture is going, just note down the main outline and then note down the theorems, don't note down the proofs आप बाद में खुद से भरिए अपने नोट्स में, तो आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा. Anyway, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.